नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। अभी तक की हर बड़ी खबर के अलावा हम गुजरात चुनावों की बात भी करेंगे, जहां पर मल्लिका जी गोधरा दंगों की एंट्री अब हो गई और दिल्ली की भी बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल अपने मफलर में नजर आए तो एक महिला ने उनसे उनके मफलर के बारे में पूछ लिया। क्या उन्होंने इसके जवाब में कहा, वो आपको हम आगे बताएंगे। राजीव, थैंक यू सो मच मलिका एंड सईद। बात हम श्रद्धा हत्याकांड की भी करेंगे। आरोपी आफ्ताब से पूछताछ लगातार जारी है और कल यानी कि 1 दिसंबर को उसका नार्को टेस्ट भी होना है। बड़ी खबर, इस पर भी हमारी नजर है। लेकिन राजीव, मल्लिका जी, हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात चुनाव से, क्योंकि गोधरा दंगों की अब एंट्री हो गई है और 2002 गुजरात दंगों का उल्लेख न सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने किया, बल्कि उन्होंने राम मंदिर की भी याद दिलाई। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। गुजरात चुनाव में गोधरा कांड की एंट्री हो गई है और बात राम मंदिर तक भी पहुंची। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। बीजेपी के दिग्गज दंगों की याद दिला रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 20 साल से गुजरात में दंगे नहीं हुए। 2002 में कांग्रेस आदत पाड़ी थी એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા। 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં अखंड शांति की स्थापना करी है। अब की बार गुजरात चुनाव में ओवैसी ने भी ताल ठोकी है, लिहाजा बीजेपी जब दंगों की चर्चा करती है तो ओवैसी सवाल पूछने से नहीं चूकते। भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया, वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। कि 2 चीज समझ लीजिए कि गुजरात में कांग्रेस के कुछ नेताएं हर वक्त दंगे कराने का काम करते थे और 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने उस दंगों को रोकने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दिया है, तो स्वाभाविक है कि उस दंगे में हमने सख्त कार्यवाही की थी। जिन्होंने भी गुजरात की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने का काम किया, हमने उस पर सख्त कार्यवाही की है। गुजरात चुनाव में बीजेपी की नजर रिकॉर्ड जीत पर है, लेकिन चुनौती ये है कि पिछले 27 सालों से बीजेपी सत्ता में है, लिहाजा पार्टी किसी ऐसे मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती जिससे आंकड़ा 150 सीटों पर पहुंच सके। आज तक ब्यूरो। तो गुजरात चुनाव के बीच बयानबाजी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की तो बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया है और इससे गुजरात की अस्मिता से जोड़ दिया है। एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? प्रधानमंत्री पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बदजुबानी पर सियासी बवाल बढ़ गया। अब बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है और लगातार पलटवार कर रहे हैं। जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है,
इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जिस दिन से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से उनको अपाच्य है, वो उसको पचा नहीं पा रही है। और उनका जो अहम है और उनका जो सोचने का स्तर है, वो ऐसी शब्दावली को जन्म देता रहा है। एक नहीं अनेकों शब्द कहे हैं उन्होंने, जो प्रजातंत्र में शर्म आनी चाहिए एक राजनीतिक दल के नेता को उस तरीके के वाक्यों का और उस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हुए। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी को बीजेपी ने गुजरात की अस्मिता से जोड़ दिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, जब जब कांग्रेस ने मोदी जी को दी गाली, जनता ने कर दी उसकी झोली खाली। बीजेपी बार बार कह रही है कि जो मोदी का अपमान गुजरात का अपमान है। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बीजेपी ने बड़ा हथियार बना लिया है और चौतरफा हमला कर रही है। एक चीज बहुत साफ है, जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समावेशी विकास की भागीदारी है, उसने सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को कंगाल बना दिया है। अब जब समावेशी विकास की भागीदारी सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को कंगाल बना देगी, तो कोई गब्बर सिंह को याद करेगा, कोई रावण को याद करेगा। इस तरह की भाषा और इस तरह के भाषण सुनाई पड़ेगी। गुजरात चुनाव प्रचार में बदजुबानी का शोर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण का नाम लिया, तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल के लुक की तुलना सद्दाम हुसैन से कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो। उधर दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी शक्ति झोंक दी है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि एमसीडी इस बार हम जीत रहे हैं, और दावा यहां तक कि बीजेपी को इस बार 20 से कम सीटें मिल रही। कैसी हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों के बीच मशहूर हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि उनसे भी ज्यादा मशहूर उनका मफलर है। कैसी हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अरविंद केजरीवाल को लोग मफलर मैन भी कहते हैं और उनके मफलर पर नजर भी रखते हैं। मंगलवार को चिराग दिल्ली इलाके में दिल्ली के सीएम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। केजरीवाल ने घर के बाहर खड़ी एक महिला से पूछ लिया, कैसी हो? फिर आगे क्या हुआ ये आप खुद सुनिए। कैसी हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अभी ठंड नहीं आई। मफलर पर सवाल के बाद महिला ने केजरीवाल से फोटो खिंचाने की गुजारिश की। तब दिल्ली के सीएम ने खुद हाथ में मोबाइल लेकर पूरे परिवार के साथ सेल्फी खींची। आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में जीत का दावा ठोक रही है और प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है। केजरीवाल खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उधर एमसीडी चुनावों के लिए बीजेपी लगातार बड़े बड़े ऐलान कर रही है। एमसीडी चुनाव प्रचार के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए 2041 का मास्टर प्लान रखा, जिसमें अवैध कॉलोनियों का कायाकल्प और पक्के मकानों की बात कही गई है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने दावा किया कि मास्टर प्लान के तहत दिल्ली के करीब 1 करोड़ 35 लाख लोगों को रीडेवलपमेंट का फायदा होगा। जब अगला सेंसस आएगा तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक की होगी। अब 2 करोड़ से अधिक आबादी में जो हमारी स्कीम्स हैं अभी जो लागू हैं उसमें जहां झुग्गी वहां मकान कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे इसके। इस दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप थोड़ा सा भी सुधार करने जाएं तो तमाम शक्तियां आपके ऊपर टूट पड़ती हैं। उस सारे बाधा को आज नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी से हमारे यूडी मिनिस्टर साहब ने हटा दिया है और ये मैं समझता हूं आने वाले समय में 2041 का जो मॉडल है उसमें आज का अनाउंसमेंट, इसको मैं ऐसा मानता हूं कि अब किसी भी घर बनाने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा रीडेवलपमेंट करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या का अंत कर दिया है आज यूडी मिनिस्टर साहब। इतना ही नहीं, बीजेपी एमसीडी चुनावों के वक्त एक बार फिर दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का वादा कर रही है। जनता में मजाक बन रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बोले एमसीडी का चुनाव है, लोग पूछ रहे हैं भाई कूड़ा क्यों नहीं उठाया, तो वो रोज एक नया वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए ले आते हैं। तो बीजेपी के सारे प्लान फेल हो गए, बीजेपी की सारी साजिशें फेल हो गई, बीजेपी ने काम कोई किया नहीं। तो अब उनको बेचारों को अपनी राजनीति बंद करके एंटरटेनमेंट फैक्ट्री खोलनी पड़ी है, रोज एक नया वीडियो प्रोडक्शन करके देते हैं। एमसीडी चुनावों के लिए प्रचार आखिरी दौर में है, लिहाजा बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरा दम लगा रही हैं, हर तरह के दाव अपनाए जा रहे हैं। आशुतोष मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की, जिसके आरोपी आफ्ताब से सच उगलवाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, लेकिन अब नार्को टेस्ट की भी तैयारी है। जानकारी के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने की बात को कबूला है, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या है पूरा सच, इसको समझने की भी कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। क्या चल रहा है और क्या चल रहा था आफ्ताब के दिमाग में, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आफ्ताब पूनावाला एक ऐसा शातिर शख्स जिसने दिल्ली पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाने पर मजबूर कर दिया है। ये शख्स दिल्ली पुलिस के दिमाग से खेल रहा है जांच की बारीकियों से और कानून की कमजोर कड़ियों से। कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा एक अहम जानकारी आपको बताते हैं। श्रद्धा कत्ल केस की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस आफ्ताब का 20 घंटे से ज्यादा पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है। 22 नवंबर को करीब 3 घंटे, 23 नवंबर को करीब 8 घंटे, 25 नवंबर को करीब 2.5 घंटे और 28 नवंबर को करीब 7 घंटे आफ्ताब से झूठ पकड़ने वाली मशीन के पास बैठाकर पूछताछ की गई। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मैराथन टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने बड़ी चालाकी से कई सारे जुर्म कबूल भी कर लिए। मसलन पॉलीग्राफी टेस्ट में आफ्ताब ने एक बार फिर माना कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया। श्रद्धा की हत्या का उसे कोई अफसोस नहीं। श्रद्धा की लाश के टुकड़े उसने जंगल में फेंके। श्रद्धा के अलावा दूसरी लड़कियों से उसके रिश्ते रहे। सूत्रों की माने तो आफ्ताब का आत्मविश्वास देखकर दिल्ली पुलिस भी दंग है। जिस कॉन्फिडेंस से वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है वो चौंकाता है। पूछताछ के दौरान वो खुद को रिलैक्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो सच बोल रहा है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये भी दिल्ली पुलिस को अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि आफ्ताब ये साबित करना चाहता है कि मर्डर के पीछे उसका कोई प्री मोटिव नहीं था। आफ्ताब कानून जानता है। आफ्ताब को ये पता है कि अगर उसने ये साबित कर दिया कि ये कत्ल हीट ऑफ द मोमेंट यानी अचानक गुस्से में आने की वजह से हुआ तो वो फांसी से बच जाएगा। अगर वो साबित कर दे कि ये साजिशन हत्या नहीं बल्कि अचानक हुई हत्या है तो उसकी जान बच सकती है। अब दिल्ली पुलिस पर पूरा दारोमदार है ये साबित करने का कि आफ्ताब ने सोच समझकर होशो हवास में
प्लानिंग के तहत श्रद्धा को मारा और इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम कल आफताब का नार्को टेस्ट करने वाली है। पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि 1 और 5 दिसंबर को आफताब पूनावाला को रोहिणी के फॉरेंसिक साइंस लैब ले जाने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस को शक है कि सोची समझी साजिश के तहत आफताब ने श्रद्धा की हत्या की। इसके अलावा हत्या के बाद इंटरनेट पर काफी कुछ सर्च किया था आफताब ने, जो संदेह के दायरे में है। 1 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस करवाएगी। कोर्ट से परमिशन मिली है। दिल्ली पुलिस को लगता है कि नार्को टेस्ट में कई खुलासे आफताब कर सकता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को उस फ्लैट से 3 जगहों पर ब्लड के स्टेन मिले हैं। पहला किचन से, दूसरा बेडरूम से, जहां पर श्रद्धा की गला दबाकर आफताब ने हत्या की थी। मंगलवार को आफताब का नार्को टेस्ट से पहले होने वाले प्री मेडिकल टेस्ट किए गए। ये प्री मेडिकल टेस्ट एफएसएल लैब में ही कंडक्ट किए गए। एफएसएल लैब में आफताब के प्री मेडिकल टेस्ट एफएसएल के एक्सपर्ट और अंबेडकर अस्पताल के एक्सपर्ट की निगरानी में हुए। और ये सारी कवायद इसलिए कि नार्को टेस्ट में कहीं कोई कसर न रह जाए। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।